गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 12th का जो हिंदी की बुक है, पाठ्य पुस्तक है आपकी वितान, उसका चैप्टर 3 जो है अतीत में दबे पांव, उसका पार्ट 3 जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। मैंने अब तक के वीडियो में आपने देखा होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके दो प्रमुख सुनियोजित शहर थे। कौन कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो वहां की खुदाई किसके द्वारा करवाई गई? राखालदास बनर्जी द्वारा। कब की गई? 1922 में। किसके निर्देशन में की गई? जॉन मार्शल के निर्देशन में की गई। अब है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या कोई बता सकता है? तांबे के बर्तन, इसीलिए उसको ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। और बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं और खेती के साक्ष्य मिले हैं और कुएं मिले हैं, कुंड मिले हैं, अनुष्ठानिक कुंड मिले हैं और जो बौद्ध स्तूप है वो मिला है और जो बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान वगैरह की जगह और जो है नालियां जो कि ईंटों से ढकी होती थी, इसका प्रमाण मिला है। स्नानागार मिले हैं और जो पानी जो निकासी की जो व्यवस्था थी वो बड़े ही सुनियोजित तरीके से वहां पर थी। नालियां ढकी हुई होती थी और सड़कें किस प्लान से बनी हुई थी? पूरा शहर जो है किस ग्रिड प्लान से नियोजित था, अर्थात जो है सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई इस सभ्यता में हमें प्रतीत हो रही है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि और क्या क्या मिला है वहां पर। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ढकी हुई नालियां जो है मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती है। कहने का मतलब है कि ये जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नजर आती है। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है और नालियां जो है इस तरह से रोड के दोनों तरफ चल रही है, समांतर चल रही है। समानांतर काटती हुई नजर आती है। हर घर में जो है एक स्नान घर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर घर में वहां पे एक स्नानागार बना हुआ है। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर होदी तक आती है और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती है। कहीं कहीं ये खुली है पर ज्यादातर बंद है। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बाशिंदों के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और उनसे छोटी गलियां भी बनी हुई है। छोटी सड़क 9 से 12 फुट तक चौड़ी है। इमारतों से पहले जो चीज दूर से ध्यान खींचती है वह है वहां के कुओं का प्रबंध, क्योंकि इमारतें तो सब खंडित हो चुकी है लेकिन सिर्फ वहां पे एक कुएं ही हैं जो वहां पे दूर से ऐसे दिखाई देते हैं। ये कुएं भी पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हुए हैं। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। देखो क्या कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इतिहासकार क्या कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ही पूरे संसार में, पूरे विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां पर जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची है। मतलब वहां पे कुएं खोदे जाते थे, ये पहली सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। अब सोचो 700 के करीब कुएं थे, इसका मतलब है कि काफी आबादी ज्यादा थी एक तो उस सभ्यता में, और वहां के लोग शायद संपन्न रहे होंगे तभी जो है सबके यहाँ पर कुएं रहे होंगे। इसीलिए जो है इस सभ्यता को ऐसी पहली सभ्यता बताया गया है जहां पर भूजल से कुएं खोदकर पानी निकाला गया था। नदी, कुंड, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी, ये इस सभ्यता की विशेषता रही है। देख लो कि नदी वहां पे कौन सी बहती थी? सिंधु नदी।
कुएं बने हुए हैं, कितने तादाद में मिले हैं? 700 के करीब। कुंड कौन सा है? अनुष्ठानिक कुंड, जहां पर शायद अनुष्ठान करने के लिए लोग आते होंगे, तो उससे पहले स्नान करके अपने आप को पवित्र करते और फिर उसके बाद हवन वगैरह यज्ञ वगैरह करवाते थे। स्नानागार मिले हैं और बेजोड़ पानी की निकासी, अर्थात जो है इस तरह से नालियों के दोनों सड़क के दोनों तरफ समानांतर नालियों के प्रमाण मिले हैं। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? एक तरह से तो हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी पहली संस्कृति थी जिसमें एक तो कुएं खोदे गए, जहां पर जो भूजल से पानी निकालने के लिए कुएं खोदे गए, एक जो है नाली निकासी की काफी अच्छी व्यवस्था थी, एक वहां नदी बहती थी, और जो है कुंड, स्नानागार, इन सब के साक्ष्य मिले हैं। इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कह सकते हैं? जल संस्कृति। अब देखो एक कुआं है, ये देखो, अब ये जर्जरित हो चुका ना, और तो बस ये देखो, ये ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पे बनाए जाते थे उनकी पाल ऐसे, ताकि कोई इधर उधर से गंदगी आके इस पानी में नहीं गिर जाए। नीचे इसमें वो लगे हुए होते होंगे सिस्टम जिससे पानी निकलता है। इतना भूजल जो है इतना नीचे नहीं था उस समय में, स्तर उसका, पानी का स्तर जैसे आज आपने देखा होगा कि कितना नीचे तक पानी पहुंच गया, लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था। और सबसे बड़ी बात, एक वहां पे नदी बहती थी, तो उससे वहां का जल स्तर तो वैसे ही ऊपर होगा। और अब जो खंडर अवस्था में मिले हैं, तो ये आसपास का एरिया जो है टूट गया और अब इनके मुंह जो है ऊपर निकल आए हैं। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित, वही जिनको क्या नाम दिया गया था, जिसके नाम से एक कॉलोनी का भी नाम रख दिया गया था, डीके दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीके जी कहलाता है। इनके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी है। मोटी दीवार का अर्थ यह लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। हो सकता है कि दीवार जहां मोटी बनी है, इसका मतलब है कि एक और मंजिल वहां होगी। कुछ दीवारों में छेद है जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह शहतीरों की जगह हो। जगह छोड़ते हैं ना दूसरी मंजिल उठाने के लिए। आपने देखा होगा कि अभी जो मकान बन जाते हैं और उनको लगता है कि आगे भविष्य में जो है दूसरी मंजिल भी बनाई जाएगी, उसके लिए साइड में वो सरिये वगैरह निकले हुए रहते हैं, आपने देखा होगा बिल्डिंगों में। तो इस तरह से वहां पर भी ऐसे प्रमाण मिले हैं। सभी घर ईंट के हैं, एक ही आकार की ईंटें 1:2:4 के अनुपात की है। ईंटें जो है उनका अनुपात ये है। सभी भट्टी में पकी हुई है, अर्थात पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से हटकर जहां पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है, मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ। मतलब ज्यादातर पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ, पत्थर का प्रयोग बहुत ना के बराबर हुआ। कहीं कहीं नालियां ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी हुई दिखाई दी। कहीं कहीं नालियों में, जहां नालियां या तो मान लो ऊपर से ढकी हुई थी तो उनको वो टूट गई हो, तो मानो किसी ने पत्थर रख दिए हो, तो इस तरह से वहां पर बाद में इस तरह से अनगढ़ पत्थर, टेढ़े मेढ़े जो पत्थर होते हैं उनसे नालियों को ढक दिया गया होगा। अब इन घरों की क्या दिलचस्प बात थी उस समय में, क्या दिलचस्प बात थी? अब बात यह है, इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है। जो सामने की दीवार है फ्रंट की, उस पे एंट्रेंस का जो गेट होता है, प्रवेश द्वार, वो है। कोई खिड़की नहीं है, खिड़की नहीं है, सामने के सिर्फ एक गेट बना हुआ होता था। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती हो, ऊपर की दीवार में थी। सामने का जो घर का दरवाजा था उसके आसपास कोई खिड़की नहीं होती थी, यानी दूसरी मंजिल पर खिड़कियां रहती होगी। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर है। वही जैसे अपने पुराने जमाने के, अपने खुद के भी आपने गांव में मकान देखे होंगे, चारों तरफ घर बने होते हैं और बीच में जो है बहुत बड़ा दालान चौक होता है, तो वैसे ही बने थे। बड़े आंगन वाले घरों में के बारे में समझा जाता है कि वहां कुछ उद्यम होता होगा। उद्यम यानी कोई व्यवसाय होता होगा या छोटा मोटा कोई काम चलता होगा वहां पर। कुम्हारी का काम या कोई धातु कर्म, या तो कोई मटकियां वगैरह बनाने का काम, या कोई धातु वगैरह जैसे कोई ये लोहे के कुछ बर्तन, वो औजार वगैरह बनाना, ये सब चलता होगा। हालांकि सभी घर खंडहर है और दिखाई देने वाली चीजों से हम सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं, वो सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि ये इतने साल पुरानी सभ्यता, तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम अपनी अवस्था में, सही अवस्था में होगी। कहने का मतलब है कि बिल्कुल खंडहर थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है, पुरातत्ववेत्ताओं ने अनुमान लगाया है।
घर छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, लेकिन सब घर एक कतार में हैं, मतलब कतार यानी एक पंक्ति में हैं सारे घर। ज्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30 गुना 30 फुट का होगा, कुछ इससे दुगने और तिगुने आकार के भी हैं। इनकी वास्तुशैली कमोबेश एक सी प्रतीत होती है। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगरवासियों पर लागू हो कि जिस तरह से मकान बने हुए थे, उनकी चौड़ाई वगैरह एक सुनियोजित तरीके से थी। तो ऐसा लगता है कि क्योंकि वो नगर जो है सुनियोजित तरीके से बसाया गया था, इसीलिए शायद ये जैसे हमारे यहाँ पर नियम लागू होता है ना कि हाँ इतने एरिया में या इस एरिया से तुम ज्यादा जो है अतिक्रमण नहीं कर सकते या अतिक्रमण किसी रोड पर नहीं बना सकते, वैसे ही उस समय में भी जो है उनके ऊपर जो क्या लगा हुआ था, एक कुछ नियम लगे हुए थे जिस आधार पर ही उनको उनके मकान बनाए जा सकते थे। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है, जो वहां के मुखिया थे प्रधान, उनका घर कहा जाता है। इसमें 2 आंगन और करीब 20 कमरे हैं। 2 आंगन बने हुए थे, सोचो कितना बड़ा घर होगा, 2 आंगन और 20 कमरों का घर मिला है, शायद वो मुखिया का घर था। DKBC हल्का आगे पूरब में है, यानी कि वो काशीनाथ दीक्षित का जो कॉलोनी का नाम दिया गया था वो पूरब में है। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इसी तरफ से एक घर में मिली थी। हाँ, एक दाढ़ी वाले राजा जो है वो उनकी मूर्ति जो है एक घर में मिली है, जिसको वो यक्ष की मूर्ति कहते हैं, जिसमें है ना ऐसे दाढ़ी बनी हुई है, एक मूर्ति पर दाढ़ी लगी हुई है। डीकेजी की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़े तो 1.5 फलांग की दूरी पर HR हल्का है। तो हल्का यहाँ किसको कहा है, वो कॉलोनी है उसको, और वहां पर जो है उसके आगे ही, किसके आगे, डीके हल्का वाली कॉलोनी के आगे क्या है, HR हल्का है। सड़क उसे 2 भागों में बांट देती है। यह हल्का हेरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर है। जिन्होंने 1924-25 में राखलदास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी। जो HR हल्का है वो किसके नाम पर है, हेरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर है। और कब उन्होंने खुदाई करवाई थी, 1924-25 में, और राखलदास बनर्जी के बाद उन्होंने खुदाई करवाई थी। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिले थे, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनती रही है। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यहीं एक छोटे घर की खुदाई में निकला था, यानी कि एक नर्तकी जो है नृत्य करती हुई मुद्रा में एक मूर्ति मिली है। इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। कौन सी मूर्ति मिली है, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो है जिसको बेजोड़ किसने कहा है, मार्टिमर व्हीलर ने कहा है कि, और वो कहाँ रखी है, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। उपासना यानी प्रार्थना करने के लिए, ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए एक घर बना हुआ है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की ओर, ऊपर की मंजिल की तरफ जाती है, जो अब ध्वस्त हो चुकी है, काफी जर्जरित अवस्था में हो चुकी है। आगे है कि पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे माधव स्वरूप वत्स के नाम पर VS हिस्सा है। अब देखो इनके नाम से बने हुए हैं यहाँ पर हिस्से। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं। आया था ना कि किसके साक्ष्य मिले हैं, कपास के, एक तो है ना सूत का कपड़ा मिला है और रंगरेज का कारखाना मिला है, तो लगता है यहाँ पर जो है रंगाई का कार्य होता था। यहाँ जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे, गड्ढे करके बड़े बड़े बर्तन रखते थे और उनसे रंगाई करते थे। 2 कतारों में 16 छोटे एक मंजिला मकान है। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ है। सब में 2-2 कमरे बने हुए हैं। स्नानघर यहाँ भी सब घरों में है, यानी कि वहां पर स्नानघर तो जो है हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो सब घरों में स्नानघर बने हुए हैं। बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए है। ये कर्मचारी या कामगारों के घर रहे होंगे। जो कामगार है उनके जो घर रहे होंगे, वहां शायद हो सकता है कि सामूहिक जल यूज करने के लिए, जल उपयोग के लिए कुएं बने हुए थे, उनको सब लोग मिलकर यूज करते थे।
उनके पानी को। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार हो। सब चीजें वहां पे, कुएं सिर्फ गोल थे, बाकी सब चीजें कैसी थी? चौकोर और आयताकार ही नजर आती है। नगर की योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरे, चौपड़ का खेल, गोटियां, तोलने के बाट आदि सब कैसे थे? चौकोर और आयताकार थे। ये बताया उन्होंने क्या क्या चीजें थी। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज होता है कि छोटे घरों में तो मान लो छोटे छोटे कमरे बना दिए, लेकिन बड़े बड़े घरों में भी छोटे कमरे बनाए हैं। इसका एक कर तो यह लगाया गया है कि शहर की आबादी काफी रही होगी, शायद बहुत ज्यादा रही होगी। दूसरी तरफ यह विचार सामने आया है कि बड़े घरों में निचली भूतल मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे, शायद इसीलिए छोटे छोटे कमरे नौकरों के लिए बनाए गए थे। ऐसा अमेरिकी नेतृत्व शास्त्री ग्रेगरी पोसेल, ये इनका क्वेश्चन भी आया हुआ है ग्रेगरी पोसेल का मानना है। बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं, पर सीढ़ियां नहीं है। शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियां रही हो जो कालांतर में नष्ट हो गई हो। संभव है ऊपर की मंजिल में ज्यादा खिड़कियां, झरोके और साज सज्जा रही हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है पूरे घर में होता हो। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत मिले हैं। यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों की बस्ती में छोटी संकरी सीढ़ियां हैं, उनके पायदान भी ऊंचे हैं। ऐसा जगह की तंगी की वजह से होता होगा। यहाँ की जो इमारतें थी जो बनाई गई, तो किस तरह से बनाई गई इसमें इसका वर्णन है। गौर करें कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियां, दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं है। जो छज्जे होते हैं ना आगे की साइड झुके हुए, हाँ, जो आपने शायद पुराने घरों में अभी भी दिख जाएंगे, पुरानी बिल्डिंग्स में, तो वहां पर जो है वो छज्जे होते थे। गर्म इलाकों के घरों में छज्जों के लिए यह आम प्रावधान होता है। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु याद हो आए। जो मोहरों पे पशु बने हुए थे, हाथी, शेर या गेंडा, इस मरुभूमि में हो नहीं सकते। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। बताया कि मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और ये दो व्यवसाय बताए हैं वहां के। पुरातत्वी शिरीन रत्नागर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। कुओं में ही इतना पानी होता था कि उनसे सिंचाई होती थी। दूसरे, मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। कि नहर के प्रमाण नहीं मिले हैं, मतलब नहरें वहां पर नहीं थी। क्या थी? नदी थी और कुएं थे, नहरें नहीं थी, क्योंकि नहर लाने की जरूरत ही नहीं होती ना, वहां ऑलरेडी इतने कुएं थे और नहर जो है वहां नहीं थी, नदी थी। यानी बारिश उस काल में काफी होती होगी, तभी नदी बहती थी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी पहुंच से दूर चला गया? कि बाद में कालांतर में क्या ऐसा हो गया कि नदी जैसे जैसे सूखती गई, कुओं का पानी भी कम होता चला गया और कालांतर में जो है भूजल का जल जो है बहुत ही दूर चला गया, अर्थात काफी नीचे चला गया। क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा? कि सिंधु घाटी सभ्यता जो के उजड़ने के क्या कारण थे? तो पुरातत्वविद जो है ये अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि पानी का अभाव वहां हो गया हो, इसलिए वहां से लोग दूसरी जगह चले गए होंगे, इसीलिए जो ये इतना बड़ा महानगर जो था वो उजड़ गया। उसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी उजड़ गई। ऐसा क्या इस पानी की कमी की वजह से हुआ? ऐसा वो अपना पुरातत्वविद जो है अपना विचार लगाते हैं। ऐसा सोचते हैं कि इतनी विस्तृत जो व्यापक पैमाने पर जो फैली हुई सभ्यता थी, उस सभ्यता के एकदम से नष्ट हो गई वो, ऐसा कोई तो मेजर रीजन रहा होगा, मुख्य कारण रहा होगा, जिसकी वजह से वो सभ्यता जो है नष्ट हो गई। मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी जब वो लोग वहां खुदाई के लिए गए थे। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साए साए की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन से गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। ऐसा होता है ना, जब घर सुनसान पड़े हो तो आसपास से अगर हवा चलती है तो साए साए की आवाज भी उन घरों से आने लगती है। सुने घरों में हवा की लय और ज्यादा गूंजती है, इतनी कि कोनों का अंधेरा भी सुनाई दे। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता।
कहने का मतलब है कि एक घर में घुसे तो उसी से दूसरे घर में, उसी से तीसरे घर में, यानी कि इस तरह से वो एक दूसरे के घर में, उनको बाहर रोड पे आने की जरूरत नहीं थी, वो अंदर से ही पड़ोसियों के घर में जा सकते थे। इस तरह से उनकी व्यवस्था बनी हुई थी। आखिर सब खंडर है, सब कुछ खुला है, अब कोई घर जुदा नहीं है, एक घर दूसरे में खुलता है, दूसरा तीसरे में, जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो। लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता, हर घर का एक संस्कार में आकार भी होता है। भले ही वह 5000 साल पुराना ही क्यों न हो, इसमें कमोबेश हर कोई पांव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था। कहने का मतलब है कि उनके दरवाजे तो बने हुए थे एक घर में दूसरे घर जाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है किसी के घर में एंटर करने से पहले उनको पूछे भी ना या उनको इत्तला भी ना दे, मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही न हो। जिज्ञासा क्या होती है? जानने की, वो जिजीविषा होती है। जिज्ञासा जानने की इच्छा, हाँ वो जिजीविषा होती है, जीने की इच्छा, ये जिज्ञासा है, जानने की इच्छा। किसी अजनबी घर में अनधिकार चहलकदमी का अपराध बोध भी हो, अनधिकार यानी बिना अधिकार के अगर हम किसी के यहाँ चले जाएं तो शायद उसका अपराध बोध हो, इसीलिए कोई किसी के घर में जाने से पहले उनकी धीमी आहट होती थी। जैसे किसी पराये घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए, सब जानते हैं यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा। लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर, उनकी गलियां और घरों को ढूंढा और सहेजा गया है कि एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है। कल कोई यहाँ बसता था, जरूर ये आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है। हालांकि उस सभ्यता से हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है, लेकिन वो घर हमारे नहीं है और आज वहाँ कोई भी बसने नहीं आएगा। लेकिन हमें आज भी वहाँ जाने पे ऐसे लगता है कि आज यहाँ कोई बसता था। ये घर आपका नहीं है। आप जाने से पहले ऐसे मन में सोचते हैं कि किसी का घर है, ये घर था। अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल न आए, ऐसा नहीं हो सकता। राजस्थान से मिलता जुलता वहां कुछ था, महज इसलिए नहीं कि पश्चिमी राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है, यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान है वहां की जो आपको पता है उत्तर क्या है, मरुस्थल है ना पश्चिमी राजस्थान में, और वहां पे भी अब एकदम खंडर और ऐसे ही पड़ा था वीरान, इसलिए वो उसको कंपेयर करता है। कई चीजें हैं जो मुझे यहाँ से वहां जोड़ जाती है, जैसे क्या क्या चीजें हैं जो राजस्थान से उस सभ्यता को जोड़ती है, वो है हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरे और ज्वार की खेती, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में बाजरे और ज्वार की खेती ज्यादा होती है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आई। कुलधरा जहां से जैसलमेर में है, वहां की याद आ गई लेखक को। यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। तो कुलधरा क्या है? कहाँ का? राजस्थान में जैसलमेर का एक गांव है कुलधरा। हाँ, कुलधरा जो है वो कह रहे हैं कि वहां पे टहलते हुए मुझे याद आ गई। कहाँ की? कुलधरा की। तो कुलधरा क्या बताया है? पीले पत्थरों के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। उस खूबसूरती में हरदम एक गमी व्याप्त है, यानी कि उनकी जो वहां की जो खूबसूरती थी मोहनजोदड़ो की, एक गमी व्याप्त है पर लोग नहीं है। गांव में घर है पर लोग नहीं है, वो तो बिल्कुल जर्जरित हो चुके हैं वहां के खंडर जो है। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बाशिंदा रातों रात अपना घर छोड़कर चला गया। किसकी बात कह रहा है ये? कहाँ की बात हो रही है? कहाँ की बात हो रही है? हाँ, दरवाजे असबाब पीछे छोड़ लोग उठा ले गए। असबाब क्या होता है? हाँ, असबाब का मतलब क्या होता है? जो असबाब मतलब सामान होता है। तो उनके दरवाजे और जो घरों में सामान था सब लोग ले गए पीछे से। घर खंडर हो गए और ढहे नहीं। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां ऐसी है जैसे कल की बात हो। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। खंडरों ने उसे थाम लिया, जैसे सुबह लोग घरों से निकले हो, शायद शाम ढले लौट जाने वाले हो। वहां पे भी यही हाल था। वहां के राजा से तकरार हो गई थी और वहां के लोग छोड़कर चले गए थे। तो वहां पे भी ये, इसीलिए लेखक को कहाँ की याद आई थी?
कुलधरा की, क्योंकि जिस तरह से वहां पर खंडर थे और अब जो है काफी सुनसान घर पड़े थे, वैसे ही जैसे उन्होंने मोहनजोदड़ो में देखा। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, पक्की ईंटों के कई घर भी आज वैसे मिलते हैं, क्योंकि ये सारे जो है उधर ही थे, उस पश्चिमी एरिया में ही है। उधर गुजरात इधर नीचे की साइड हो गया, पंजाब हरियाणा ऊपर की साइड हो गए। जॉन मार्शल ने, जो जॉन मार्शल थे, उन्होंने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों वाला एक विशद प्रबंध छपवाया, जिसमें मोहनजोदड़ो में उन्होंने क्या क्या देखा उसके बारे में उन्होंने देखा। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र, मिट्टी की गाड़ी के, खुदाई में ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी में बरती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित है। तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया। सतत यानी, सतत का क्या अर्थ है? हाँ, निरंतर जो परंपरा चली आ रही थी उसका उन्होंने देखा कि वहां पर जो बैलगाड़ी का एक चित्र मिली है, एक मिट्टी की बैलगाड़ी मिली है, पहियों वाली गाड़ी। तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया, जैसा मोहनजोदड़ो में मिली है, वहां पे भी बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि कमानी या आरे वाली पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। वो जो गोल लकड़ी का जो पहिया होता था, जब मैं छोटा था हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी में जुड़ते थे। आपने देखा होगा प्राचीन काल में लकड़ी के पहिए बनते थे बड़े बड़े, और उन्हीं से बैलगाड़ियां चलती थी। दुल्हन पहली दफा इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी। पहले जो है दुल्हन की डोली जो है बैलगाड़ी से जाती थी। बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जुड़ने लग गए, यानी कि फिर लोहे के जो आरे लगे हुए थे उनसे जो है उनकी जो है बैलगाड़ियां वैसे पहिए उनमें लगे होते थे। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए लगते हैं। आजकल की बैलगाड़ियां अलग हो गई है। हवाई जहाज के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़े का भी आविष्कार हो गया है। रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंटगाड़े का अब वहां कभी इस्तेमाल होता होगा। अब ऐसा कहीं नहीं होता शायद कि बैलगाड़ी और ऊंटगाड़ी पे जो है दुल्हन जाए, ऐसा नहीं होता है अब, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा होता था। हमारे मेजबान ने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो का अजायबघर देखना अभी बाकी है। खंडरों से निकल हम उस साबुत इमारत में आ गए, लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडरों से निकल आने का एहसास होने नहीं देता। अजायबघर छोटा ही है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। सामान भी ज्यादा नहीं है। अहम चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। मतलब यहाँ की जो चीजें हैं वो अब कहाँ जा चुकी है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, कहाँ की शोभा बढ़ा रही है वो? वहां के अजायब घरों की शोभा बढ़ा रही है वो। यूं अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या कितनी है? 50,000 से भी ज्यादा है। मगर जो मुट्ठी भर चीजें हैं यहाँ प्रदर्शित है, पहुंची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफी है। काला पड़ गया गेहूं, अब वहां पर जो अब साक्ष्य हैं वो तो इतने साल पुराने हैं, तो काले हो गए गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। ये देखो बैलगाड़ी की, देखो साक्ष्य देखो आप, उन पर काले भूरे चित्र। अब ये देख लेना कि कौन कौन सी चीजें मिली है इसमें। उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतोल, पत्थर, तांबे का आईना मिला है, मिट्टी की बैलगाड़ी मिली है और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की मिली है, मिट्टी के वो कंघी मिली है, मिट्टी के कंगन मिले हैं, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं।
ये सारी चीजें मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में आप क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो ये सारे साक्ष्य उसका आंसर हो जाएंगे। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है, कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए। मतलब सोना भी था उस समय में जो अजायब घर में रखा हुआ था, लेकिन वहां से चोरी हो गए हैं। एक खास बात यहाँ कोई भी महसूस करेगा, वो कौन सी बात है? अजायब घर में प्रदर्शित चीजों में औजार तो है पर हथियार कोई नहीं है। औजार तो हैं लेकिन हथियार नहीं है। औजार तो आपको पता है खेती बाड़ी के जो उद्योग वगैरह होते थे उनमें काम आते थे, लेकिन हथियार नहीं है। इसका मतलब हम क्या सोच सकते हैं कि वहां के लोग कैसे थे? शांति प्रिय थे, है ना। मोहनजोदड़ो क्या हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु घाटी सभ्यता में के हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासक या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीकों समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहां अनुशासन जरूर था, अनुशासन तो था, हथियार नहीं हुए तो क्या हुआ? अनुशासन नहीं होगा क्या? अनुशासन तो था पर ताकत के बल पर नहीं था, क्योंकि ताकत के बल दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है? हथियारों की जरूरत होती है। वहां हथियार नहीं मिले, इसका मतलब है कि ताकत के बल पे अनुशासन नहीं होता था। वे मानते हैं कि कोई सैन्य सत्ता शायद यहाँ न रही हो, मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मुहर ठप्पों, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्था आदि में एक रूपता को कायम रखे हुए था, क्योंकि हर जगह जो है काफी अच्छा मैनेजमेंट, प्रबंधन काफी अच्छा था। दूसरी बात जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ा करती है, वो क्या है? प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारद होना, कि वहां पर लोग जो है दिखावा नहीं करते थे। वो अपने आप को जो है इस तरह दिखाते नहीं थे, चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो। वो सभ्यता काफी संपन्न सभ्यता रही थी, लेकिन उनमें जो है वहां पर इस सभ्यता के बारे में जो है एक विशेष बात है कि यहाँ के लोग बड़े शांति प्रिय थे। उनमें जो है एकमात्र भी दिखावा नहीं था। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धनतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, कि दूसरी जगहों पर अगर राजतंत्र होगा तो वहां पे राजा का बड़ा ही आलीशान महल होगा, या धर्मतंत्र की ताकत जो है, या धर्मतंत्र होगा तो बड़े बड़े जो है मंदिर मस्जिद बने हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं, दूसरी जगहों पर ऐसा मिलता है, लेकिन मोहनजोदड़ो में ऐसा नहीं मिला है। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रासाद मिले हैं। राजप्रासाद का मतलब क्या होता है? महल। और न ही वहां पर ऐसे मंदिर मिले हैं, न राजाओं महंतों की समाधियां ही मिली है कि कोई महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वहां पे समाधि बनाओ, ऐसा भी वहां साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं, यानी कि छोटे छोटी मूर्तियां मिली है, और औजार भी। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है, जो नरेश मतलब राजा, उसके सिर पर जो मुकुट है, शायद उससे छोटे सिरपेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जो सिरपेंच लगा हुआ होता है छोटा सा मुकुट के ऊपर। और तो और उन लोगों की नावें बनावट में मिस्र की नावों जैसी होते हुए भी आकार में छोटी रही। आज के मुहावरे में कह सकते हैं कि लो प्रोफाइल सभ्यता थी। लो प्रोफाइल जैसे लोग होते हैं वैसे ही सभ्यता लो प्रोफाइल थी। कहने का मतलब है कि वहां हाई प्रोफाइल सोसाइटी नहीं थी, जैसा लोग दिखावा नहीं करते हैं। बाकी संपन्न तो थी सभ्यता, जैसा कि साक्ष्य मिले, संपन्न थी सभ्यता, लेकिन लो प्रोफाइल थी। कहने का मतलब कि वहां के लोगों में कोई बनावटीपन या दिखावा नहीं था। लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति थी वो, कि वो हालांकि उस सभ्यता में इतना दिखावा नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसका महत्व था, क्योंकि उस सभ्यता में काफी संपन्न वो सभ्यता मिली है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। सबसे बड़ा ही नहीं, सबसे समृद्ध शहर भी मोहनजोदड़ो था। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है, तो शायद इसलिए कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। कहने का मतलब है कि वो वहां पे शानदार आलीशान जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है, राजप्रासाद होते हैं, वो बने हुए नहीं थे। दूसरी वजह यह भी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा
पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके। उनकी अनबूझ लिपि अभी भी सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए हैं। उनकी स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिली है उसको आज तक भी नहीं पढ़ा जा सका है, क्योंकि वो चित्रित है, उसमें चित्र बने हुए हैं, उससे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं उनके माध्यम से। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज्यादा था, मतलब वहां के लोग जो है कला प्रेमी थे, उनमें उनका इंटरेस्ट था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, ये देखो आपके सामने मिली है नृत्य में, ये मृद भांड मिट्टी के बर्तन, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, कि मोहरों पर छोटी छोटी आकृतियां मिली है पशु पक्षियों की, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। तो हम कैसे कह सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता कला सिद्ध सभ्यता थी। आंसर आपके सामने है। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, कि वहां पर इतनी सुंदर सुंदर चीजें मिली है जिससे हमें पता लगता है कि वो कला प्रेमी थे। अब ये देखो आपके सामने नृत्य मुद्रा में लड़की मिली है ऐसी, जो नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित थी, कि राजा और धर्म से नहीं चलती थी उस समय की सभ्यता, समाज पोषित थी, यानी कि समाज का अपना महत्व था। शायद इसीलिए आकार की भव्यता की जगह उन्होंने कला की भव्यता दिखाई देती है। ये लाइन भी उस आंसर में आ जाएगी। अजायब घर में रखी चीजों में कुछ सुइयां भी है, जो सुई होती है वो भी मिली है। खुदाई में तांबे और कांसे की जो बहुत सारी सुइयां मिली थी, तांबे और कांसे की सुइयां मिली है। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली है, जिनमें 1-2 इंच लंबी थी। समझा जाता गया है कि एक बारीक कशीदेकारी में काम आती होगी। जो कशीदा निकालते हैं शायद उस समय में वो भी प्रचलित था, जो आज भी है। सुइयां मिली है ना, सुइयों से तो हाँ, सोने की सुइयां ना, सोने की 3 सुइयां मिली है, जिससे कशीदेकारी में वो काम आती थी। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति मिली है, अभी पहले आई थी, उसके बदन पर क्या मिला है, उसके बदन पर आकर्षक गुलकारी अर्थात कशीदा कालीवारा दुसाला भी है। वो एक बदन पर एक शॉल ओढ़े हुए है, वो मूर्ति जो थी कौन सी, जिसमें दाढ़ी वाली मूर्ति है, वो उसमें एक जो है कशीदे गुलकारी, क्या है, कशीदा, जो कशीदे से बना हुआ एक दुशाला, उसने एक शॉल टाइप एक ओढ़ा हुआ है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है। अजरक प्रिंट होता है जो बाड़मेर का फेमस है, अजरक प्रिंट। तो यहाँ ये बताया गया है कि आज भी जो है वो प्रिंट फेमस है जो उस समय में मिला था। पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। कपड़ों पर छपाई बाद में होती, काफी बाद में हुआ वो आविष्कार। लेकिन अजरक प्रिंट की विशेषता होती है वो दोनों तरफ उसकी छपाई होती है, सीधे में भी और उल्टे में भी। वो बीकानेर का फेमस है, वो नहीं बाड़मेर का फेमस है। हाँ, खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत, अब क्या क्या मिला है, सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं। सुए मतलब थोड़े मोटे, सुइयां तो पतली हुई और सुए मोटे मिले। जानकार मानते हैं कि इनमें शायद दरियां बुनी जाती थी। जो मोटे सुए थे वो शायद दरियां बनाने के काम आते थे। हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य हासिल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको पता है खेती वगैरह होती थी तो धान वगैरह के लिए बड़े बड़े उनमें स्टोर करते होंगे, उनको सिलते होंगे, इसलिए बड़े बड़े सुइए काम आते थे। क्या शायद कभी हासिल न हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। अब तो वहां की खुदाई बंद हो गई है। जिस समय में खुदाई हुई थी 1922-24 में, उस समय में की ये सब चीजें मिली हुई है। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। जो सिंधु नदी है उसके पानी का रिसाव उधर से होने लग गया। इसकी वजह से वहां पे क्षार और दलदल की समस्या, काफी जो है खारापन आ जाता है पानी में, तो वो व्हाइटनेस आ जाती है। तो वैसी समस्या और एक दलदल की समस्या, काफी दलदल हो गया वहां पर। मौजूदा खंडरों को बचाकर रखना भी अब अपने आप में बड़ी चुनौती है। अब जो खंडर मिले हैं उनको बचाए रखना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। अब ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये यहाँ ये अध्याय जो है समाप्त हुआ। अब मैं
आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ऐसे ही पूछ लूं? ठीक है। हाँ, तो आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कला संस्कृति या कला सिद्ध सभ्यता थी? और क्या क्या मिले? सिर्फ एक मूर्तियों से थोड़ी ना सिद्ध हो जाती है। मोहरों पर बने हुए बारीकी से उन्होंने जो उत्कीर्ण किए हैं मोहरों पर, तो उससे पता लगता है कि कितना, और एक नृत्य करती हुई नृत्य की मुद्रा में एक मूर्ति मिली है। और क्या क्या मिले? बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले, और हथियार तो मिले ही नहीं है ना, औजार मिले हैं, मृद भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है। हाँ, और देख लो, पत्थर की मूर्तियां मिली है, मृद भांड मिले हैं, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां मिली है। तो इस तरह से जो है ये अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।